हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और हमारा चैप्टर चल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। यहाँ पर काफी सारे टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिए थे अपने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, चलो तो जो जो हमने पढ़ लिया था उन्हें एक बार रिवाइज करके आगे चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात हमने की थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं, इसमें एडिशन कंपाउंड क्या होते हैं। एडिशन कंपाउंड दो तरह के हैं, डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये डिस्कस किया था। दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है वो हमने देख लिया था। चलो, फिर हमने बात की है सेंट्रल मेटल एटम है क्या होता है। तो हम बहुत भली भांति जानते हैं कि सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है, लेकिन जब हमने स्टार्ट किया तो सेंट्रल मेटल एटम ऐसा लग रहा था कि बहुत बड़ी चीज है, कैसे पता चलेगा कौन सा सेंट्रल मेटल एटम है, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। अभी भी कुछ बच्चे होंगे जो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। क्या करना है, देखना है कि डी और एफ ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वही क्या होंगे हमारे, वही सेंट्रल मेटल एटम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो तो यहाँ पर पोटेशियम भी है, आयरन भी और सीएन भी है, लेकिन देखो सीएन तो मेटल नहीं है। अच्छा, आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन क्या है, आयरन की अगर हम बात करें तो आयरन क्या हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट भी है। और पोटेशियम की बात करें तो ये तो एल्कली मेटल है ना, एल्कलाई मेटल्स, एल्कलाई अर्थ मेटल, लेकिन ये क्या है, एस ब्लॉक का एक एलिमेंट है। इस वजह से डी ब्लॉक का केवल क्या एफी, तो एफी क्या है हमारा सेंट्रल मेटल है। वैसे हम यहाँ पर देखें तो कॉपर क्या है, सेंट्रल मेटल एटम। NH3 तो कोई मेटल नहीं, Cl भी मेटल नहीं। ठीक, सिंपल है। चलो, तो सेंट्रल मेटल एटम को पहचानना, आइडेंटिफाई करना इजी है, इजीली कर लेंगे। बाकी जो सारे हैं वो क्या है, लीगेंड। ठीक है, लीगेंड जुड़े हुए होते हैं सेंट्रल मेटल एटम से थ्रू अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। बाकी फिर कोऑर्डिनेशन स्पेयर क्या है ये हमने डिस्कस किया था, एनायनिक स्पेयर, कैटायनिक स्पेयर, सिंपल। चलो, फिर हमने बात की थी लीगेंड के क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ये तीन तरह के लीगेंड हमारे पास है, पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल स्पीशीज। चलो, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी हमारे पास मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट। इसके अलावा हमने कुछ और लीगेंड जैसे कि एम्पीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट, कीलेटिंग लीगेंड, ये भी हमने डिस्कस किया। चलो, तो टाइप्स ऑफ लीगेंड हमने देख लिया। मोनोडेंटेट लीगेंड यानी कि जो लीगेंड से एक ही बॉन्ड बनाया है सेंट्रल मेटल एटम से, एक ही बॉन्ड यानी कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जहां पर दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहे हैं उसे क्या बोलेंगे, बाइडेंटेट लीगेंड। अच्छा, यहाँ पे अच्छी बात ये भी है, एक दिख रही है यहाँ पर, क्या दिख रहा है, एक रिंग फॉर्मेशन भी दिख रहा है। बाइडेंटेट लीगेंड के केस में ज्यादातर आपको रिंग फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। ठीक, चलो, ट्राइडेंटेट लीगेंड यहाँ पर आप देख सकते हो कि कैसे जो है एक ही लीगेंड तीन बॉन्ड बना रहा है। ऐसे इसको ट्राइडेंटेट बोल रहे हैं या पॉलीडेंटेट बोल सकते हैं। फिर चिलेटिंग लीगेंड्स की बात करें, यानी कि जो चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं या चिलेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, या यानी कि रिंग फॉर्म करते हैं, वो हो गए चिलेटिंग लीगेंड। जैसे जैसे ये कौन सा, ये हमारे दोनों बाइडेंटेट लीगेंड है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों बाइडेंटेट लीगेंड के चिलेटिंग लीगेंड, रिलेट करके पढ़ना है। फिर बात की थी इनके स्टेबिलिटी के बारे में, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किया था कि रिंग्स में जब ये रिंग्स होती हैं तो जो हमारे पास 4, 5 मेंबर, 6 मेंबर होती है वो ज़्यादा स्टेबल होती हैं 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड के कंपैरिजन में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो एंगल क्या है, कम है, जिस वजह से एंगल्स का स्ट्रेन ज़्यादा है, एंगल स्ट्रेन ज़्यादा है। एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। यहाँ पर क्या है, एंगल ज़्यादा है, एंगल स्ट्रेन कम है, तो एंगल जो स्टेबिलिटी है कंपाउंड की वो क्या है, ज्यादा है। तो हम चाहते तो यही है ना, कंपाउंड को स्टेबल बनाए, तो स्टेबिलिटी के लिए ज्यादा जिनका एंगल है वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक, बाकी 6 मेंबर और 7 की बात करें तो 6 वाला ज्यादा स्टेबल होता है, 6 मेंबर रिंग, 7 मेंबर रिंग। चलो, फिर फ्लेक्सीडेंटेट लीगेंड यानी कि जो फ्लेक्सिबल लीगेंड होंगे या पॉलीडेंटेट होंगे, लेकिन कैसे होंगे, मोनोडेंटेट भी हो सकते हैं, यानी कि वो फ्लेक्सीडेंटेट है, फ्लेक्सिबल है, वो किसी भी लीगेंड की तरह एक्ट कर सकते हैं। वो एज अ मोनोडेंटेट लीगेंड एक्ट कर सकते हैं, वो एज अ बाइडेंटेट लीगेंड भी एक्ट कर सकते हैं, यानी कि जो अपनी डेंटिसिटी को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये है तो चेंज कर सकता है, एक ही लीगेंड की तरह एक्ट कर ले या दो की तरह एक्ट कर ले, तो अपनी डेंटिसिटी को जो चेंज कर सकते हैं। जैसे SO4 नेगेटिव है, ये मोनोडेंटेट और बाइडेंटेट दोनों की तरह एक्ट करता है। चलो,
क्वेश्चन कर लिए थे। फिर एम्बिडेंटेट लिगेंड के बारे में बात की कि जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट तो होती है, एक से ज्यादा डोनर साइट है, लेकिन एक वक्त पर केवल एक ही साइट को ये यूज करते हैं, केवल एक ही साइट ही एक टाइम पर यूज करते हैं। चलो फिर ऑक्सीडेशन नंबर हमने देखा कि कैसे फाइंड करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालना किसका है, जो सेंट्रल मेटल एटम है, वो ध्यान रखना है। फाइंड कैसे करेंगे सेंट्रल मेटल एटम की, जिसका स्मॉल चार्ज, हाई जेड इफेक्टिव, वैकेंट डी ऑर्बिटल, यानी कि डी ब्लॉक का एलिमेंट, सिंपल सी बात है। फिर ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लेंगे, कुछ क्वेश्चन हमने किए थे। फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर Z यानी कि एटॉमिक नंबर प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ लीगेंड, जितने लीगेंड से माइनस कर देंगे ऑक्सीडेशन नंबर को और हमारा इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आ जाएगा, जैसे हमने यहाँ इस केस में फाइंड किया था। ठीक है, किसी भी केस में फाइंड कर सकते हैं, इजी है। चलो नेक्स्ट हमने कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करना है, यानी कि जितने नंबर ऑफ लीगेंड है वही क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, जो कोऑर्डिनेट, जितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हुए हैं लीगेंड के साथ उतना कोऑर्डिनेशन नंबर है, ऐसा भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखो 3 लीगेंड है, 3 C2O4, तो ऐसा थोड़ा ना बोलेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 3 है, नहीं। इसीलिए यहाँ पे जो डेफिनेशन लिखी गई है कि जितने बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे, यहाँ पे लीगेंड 3 है ये, लेकिन बॉन्ड कितने फॉर्म कर रहे हैं, ये 6 बॉन्ड फॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि एक C2O4 क्या होता है, 2 डोनर साइट होती है इसके पास। तो ये जो ऑक्जेलेट है C2O4, ये क्या है, एक बाइडेंटेट लीगेंड है। ठीक है, तो 3 है तो 3 दूनी 6, यानी कि टोटल कितनी साइड से, 6 साइड है इसके पास, यानी कि 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना रहा है Fe के साथ। वैसे ही हमारे पास यहाँ पर भी जो NH3 है, कितने NH3 है, 4 NH3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4, क्योंकि NH3 तो मोनोडेंटेट है ना, ये थोड़ी ना बाइडेंटेट है। तो बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, इन लीगेंड के केस में सावधान रहते हैं। जैसे मान लो EN है, EN होल थ्राइस है, तो अगर हम EN की बात करें, EN का मतलब है इथिलीन डायमाइन। इथिलीन डायमाइन में अगर हम देखें तो 2 डोनर साइट इसके पास है 2 डोनर साइट। अब 2 डोनर साइट है तो क्या हो गया, ये बाइडेंटेट लीगेंड हो गया। अब 3 इथिलीन डायमाइन प्रेजेंट है, यानी कि टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 3 2 6, क्लियर है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। ऐसे कोई ट्राइडेंटेट लीगेंड है मान लीजिए, और 3 ट्राइडेंटेट लीगेंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 2 ट्राइडेंटेट लीगेंड है, 3 2 6 हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। इस तरीके से आपको जो है लीगेंड पहचानना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये भी जरूरी है, इसलिए हमने पहले ही पढ़ लिया था कि बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट, पॉलीडेंटेट क्या क्या होते हैं। चलो क्वेश्चन कर लिए थे। फिर नोमेनक्लेचर हमने पढ़ लिया था कि कैसे हमें नोमेनक्लेचर करना है। ठीक है, इसके काफी सारे रूल्स हैं। रूल्स क्या थे, मेटल इज प्रेजेंट इन कैटायनिक स्फीयर और न्यूट्रल स्फीयर, देयर विल बी नो चेंज इन द नेम। अगर वो कैटायनिक और न्यूट्रल स्फीयर में प्रेजेंट है तो उसके नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, मेटल की बात हो रही। लेकिन अगर वो एनायनिक स्फीयर में प्रेजेंट है तो उसके नाम के आगे क्या लग जाएगा, एट। जैसे कॉपर है तो क्योपरेट, क्यूपरेट, निकल है तो निकलेट, या जिंक है तो जिंकेट, आयरन है तो फेरेट, इस तरीके से एट लग जाएगा नाम के आगे। जैसे आप देखो एसएन है तो स्टेंटेट, ठीक है, लेड है तो प्लम्बेट, एयू है तो ऑरेट, एचजी है तो मर्क्यूरेट। ठीक है, चलो इस तरीके से। फिर कॉम्प्लेक्स की नेमिंग कैसे की जाएगी ये हमने पढ़ लिया था। अगर पहले से ही अगर लीगेंड प्रेजेंट है तो लीगेंड, अगर 2 लीगेंड है, 3 है तो डाई, ट्राई, इस तरीके से टेट्रा, इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर पहले से ही लीगेंड के नाम में डाई या ट्राई प्रेजेंट है, जैसे इथिलीन डायमाइन, अब 2 इथिलीन डायमाइन है तो ऐसा थोड़ी ना लिखेंगे डाई इथिलीन डायमाइन, नहीं, क्या लिखेंगे इसके लिए, 2 के लिए आ जाएगा बिस, 3 के लिए ट्रिस, तो लिखेंगे बिस इथिलीन डायमाइन। चलो फिर जब नाम लिख देंगे फिर मेटल के बाहर से ब्रैकेट में उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है रोमन न्यूमेरल्स में। जो भी हम नाम लिखेंगे उसको सिंगल वर्ड में लिखना है, बिना कैपिटल लेटर के लिखना है और बिना स्पेस के लिखना है। ठीक है, चलो बाकी ये हमने देख लिए थे रूल। ठीक है, सबसे पहले देखना है कि कैटायनिक स्पेयर है या एनायनिक स्पेयर है, सेंट्रल मेटल एटम फाइंड करना है, लीगेंड देखने कितने हैं, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, कैपिटल लेटर नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए, और 1 वर्ड में, और ऑक्सीडेशन नंबर मेंशन करना है किसमें, रोमन न्यूमेरल ब्रैकेट में। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर है ये क्या हो गया, टेट्राएमाइन, तो पहले लीगेंड का नाम लिखा जाएगा टेट्राएमाइन। अच्छा, अगर 2 से ज्यादा, अगर एक से जैसे ये लीगेंड है NH3 है केवल, अगर साथ Cl भी अंदर प्रेजेंट होता, कुछ और भी होता, तो किसके हिसाब से, अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, टेट्राएमाइन कॉपर। अब देखो ये कैटायनिक स्पेयर में है, अगर एनायनिक स्पेयर में होता तो क्यूपरेट हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, कैटायनिक स्पेयर में है तो नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, हो जाएगा कॉपर, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया 2, सेकंड सल्फेट, सिंपल।
चलो ऐसी ऐसी और भी क्वेश्चन थे यहाँ पर, जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर हम देखें तो ये वाला देखते हैं। चलो इसमें क्या है, इसमें ये आ गया एमाइन है और ये क्या है, क्लोरो। तो देखो एमाइन पहले आता है ना, ए पहले आता है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर की बात करें तो ए पहले आएगा फिर सी आएगा। तो ये हो गया हमारे पास टेट्रा एमाइन डाइक्लोरिडो कोबाल्ट, ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया 3, कोबाल्ट 3 क्लोराइड। सिंपल। चल ऐसे ही हमने यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। फिर हमने पढ़ी वर्नर्स थ्योरी, ये बात करती है प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, हमें बताती है। फिर हमने डिस्कशन कर लिया था प्राइमरी वैलेंसीज क्या होती है, सेकेंडरी वैलेंसीज क्या होती है। तो मेन इंपॉर्टेंट क्या है, दोनों इंपॉर्टेंट है वैसे तो, है ना, लेकिन स्ट्रक्चर में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो वो है ये, वो है सेकेंडरी वैलेंसी। सेकेंडरी वैलेंसीज कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री के लिए इंपॉर्टेंट होती है, जबकि प्राइमरी वैलेंसीज को कोई लेना देना नहीं है स्ट्रक्चर। ठीक, अच्छा, इनको जो है सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है, जबकि जो हमारे पास प्राइमरी वैलेंसीज है इन्हें डॉटेड लाइन से हम रिप्रेजेंट करते हैं। चलो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो ये क्या है हमारे पास, ये प्राइमरी वैलेंसीज और ये क्या है, सेकेंडरी वैलेंसीज। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमने देखी, इसके क्या पोस्टुलेट्स हैं, ज्योमेट्री में के बारे में बात की हमने कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, ज्योमेट्री। ठीक, चलो तो काफी सारी चीजें यहाँ पर हमने डिस्कस कर ली थी, ये आप देख लीजिए, क्वेश्चन कर लिए थे। फिर सीएफटी पढ़ ली थी, स्प्लिटिंग कैसे होती है ऑक्टाहेड्रल फील्ड में, टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग कैसे होती है। ठीक है, फिर जो सीएफटी के पोस्टुलेट्स क्या है, सीएफएसटी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं। फिर सीएफटी की एप्लीकेशन क्या है, के एडवांटेजेस क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है ना, कलर कैसे आता है, तो ये क्या एडवांटेज ही तो है सीएफटी का, इससे हमें कॉम्प्लेक्स के कलर के बारे में पता चलता है। डीडी ट्रांजिशन को हमने डिस्कस किया यहाँ पर बहुत डिटेल में। चलो कॉम्प्लीमेंट्री कलर साइकिल हमने देखी, कैसे हम यहाँ से एकदम जो है प्रॉपर भी नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ लगभग हम अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा कलर ये कॉम्प्लीमेंट करेगा। फिर आइसोमेरिज्म के बारे में बात की हमने, अलग अलग तरह के आइसोमेरिज्म यहाँ पर देखे, कुछ एग्जाम्पल भी साथ साथ सॉल्व किए, अलग अलग केसेस हमने यहाँ पर देखे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिस ट्रांस हमने डिस्कस किया, होमोलैप्टिक हेटेरोलैप्टिक क्या है, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया। चलो फिर कॉम्प्लेक्स जो कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका 6 है 4 है, उनके सारे हमने डिस्कस किए, मोनोडेंटेट लिगेंड में, बाइडेंटेट लिगेंड में। जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के पहले मोनोडेंटेट लिगेंड वाले, फिर बाइडेंटेट लिगेंड वाले हमने यहाँ पर देखे। फिर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमने स्टार्ट कर लिया था लास्ट लेक्चर में। काफी सारी चीजें हमने यहाँ पर पढ़ी कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करना जरूरी है ना, ऑप्टिकली एक्टिव होने चाहिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बात यह है ऑप्टिकल आइसोमर क्या करते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं। अगर वो राइट की तरफ यानी कि क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट की तरफ यानी कि एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो लेवो रोटेटरी। ठीक है, तो चलो कुछ क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे किए थे साथ साथ। ठीक है, कि कहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, कहाँ पर नहीं होगी, कौन सुपर इम्पोजेबल का मतलब क्या है, ये क्या है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है। सुपर इम्पोजेबल क्या होता है, इस तरीके से अगर रखा जाए तो देखा जाए तो क्या है, ये सुपर इम्पोजेबल। ठीक, चलो ये केसेस भी हमने, इंपॉर्टेंट केस था जैसे ये वाला केस है, यहाँ पे मर वाला क्या करता है, शो करेगा ऑप्टिकली एक्टिव होता है, जबकि ये वाला ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता। सेम यहाँ पर भी देखा A2 B2 C2 टाइप में ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, जबकि सिस सुपर इम्पोजेबल नहीं है, एक दूसरे की मिरर इमेज में ठीक ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास MAA3 टाइप, यहाँ पर देख लेते हैं यहाँ पर कैसा बनेगा, ये आपके एनसीईआरटी में भी है, इंपॉर्टेंट है। देखो ये किस तरीके से बनेगा, NH2 चलो तो ये ऑप्टिकल एक्टिव है, अनसिमेट्रिकल है और इसके एनेंशियोमर्स भी। ठीक है, क्लियर है। चलो कैसे बनेंगे ये आप देख लीजिए। ठीक है, चलो तो ये आपका वैसे भी होमवर्क था, ये वाला क्वेश्चन तो आपने कर लिया होगा इसको।
इस तरीके से आपने ये बनाया होगा, एक बार आप देख लो इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है 7th केस। यह है MAA2B2 टाइप एग्जाम्पल PT EN होल ट्वाइस Cl2। ठीक है, ऐसा ये केस है हमारे पास। चलो तो इसमें देखते हैं क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। Cl है ना, इस तरीके से ट्रांस और सिस बना के देखना है हमें। तो ये आ गया NH2, H2, NH2। देखो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है, पूरा बना करके देखते हैं। चलो खुद से ट्राई करना आप इसे एक बार। देखो यहाँ पे आ गया Cl, हम इन पोजीशन में ले आए, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा NH2। ये आ गया। अब देखो ये क्या ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ लग तो रहा है तो ऑप्टिकली एक्टिव। तो क्या इसकी मिरर इमेज बनेगी? कि अगर हम मिरर इमेज की बात करें, अगर आप ध्यान से देखो बनेगी क्या इसकी मिरर इमेज? तो देखो ये हो गया NH2, H2, CH2, NH2, Cl, Cl, ये आ गया NH2, NH2, CH2 और CH। ठीक है, तो क्या बन रहे हैं ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज? हाँ बन रही हैं। ये क्या हो गए? ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, है ना, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो अलग अलग है, प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है यहाँ पर नहीं है। ठीक, चलो जबकि यहाँ पर तो दिख रहा है ना सेम सेम है, ऊपर नीचे Cl Cl। क्लियर है? चलिए नोट कीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं, लास्ट केस को डिस्कस करते हैं। MABCDEF टाइप की बात करते हैं। अब ये जो MABCDEF टाइप है, ये हमने पहले भी पढ़ा है ना। इसमें अगर हम इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करें, इसमें क्या है 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। अब इसमें अगर हम बात करें तो इसमें क्या है 15 इसकी क्या है मिरर इमेज भी है। अगर हम बात करें टोटल, तो टोटल हमारे पास क्या है 30 स्टीरियो आइसोमर यहाँ पर है। ठीक है, टोटल यहाँ पर कितना है 30 स्टीरियो आइसोमर है, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ा था ना कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर कितने हैं 15 है। किसमें? MABCDEF टाइप में। अच्छा अगर हम MABCD टाइप की बात करें, MABCD टाइप में कितने थे, कितने बन रहे थे हमारे पास? 3 बन रहे थे ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बन रहे हैं 15 15 ही उसकी क्या है मिरर इमेज है। तो टोटल कितने हो गए 30 स्टीरियो आइसोमर हो गए। ठीक है, लेकिन अगर हम केवल एनेंटियोमर की बात करें, एनेंटियोमर कितने हो गए 15 हो गए। ठीक है, कितने एनेंटियोमर 15 है। टोटल बात करें तो 30 है स्टीरियो, पूरे टोटल स्टीरियो आइसोमर। क्लियर है? चलो तो इतना हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, है ना, इतने सारे 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, फिर उनके 15 इमेजेस, तो बहुत बड़ा ये हो जाएगा। आप खुद से ट्राई कर सकते, ट्राई योरसेल्फ। चलो तो इतना हो गया है कंप्लीट। तो यहाँ पर बच्चों हमारा आइसोमेरिज्म टॉपिक होता है कंप्लीट, और हमारा चैप्टर भी होता है कंप्लीट। चैप्टर में
हमने काफी सारी चीजें डिस्कस की है। क्या क्या डिस्कस किया है? देखो, सबसे पहले हमने देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं। अब क्लियर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, या इनको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं ये हमें अब पता चल चुका है। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम क्या होता है ये पता है, लीगेंड्स क्या होते हैं ये पता है। लीगेंड्स भी अलग अलग तरह के हैं, पॉजिटिवली, नेगेटिवली और न्यूट्रल। इसके अलावा और भी लीगेंड्स हैं, मोनोडेंटेट, ठीक है, बाइडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट। ठीक है, इसके अलावा और लीगेंड भी है, एम्बीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट, किलेटिंग लीगेंड। ठीक है, अलग अलग तरह के लीगेंड हमारे पास हैं। ठीक, अलग अलग तरह के लीगेंड हमने पढ़े, डिस्कस किए। फिर हमने बात की यहाँ पर कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे फाइंड करना है, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करना है, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करना है। ठीक है, ये तीनों चीजें डिस्कस की। इसके बाद हमने बात की बच्चों नोमेनक्लेचर कैसे करना है, कैटायनिक स्पेयर क्या है, एनायनिक स्पेयर क्या है, नोमेनक्लेचर हम क्या। ये हो गया था हमारा एक जनरल इंट्रोडक्शन वाला पोर्शन, यहां तक हमने बात कर ली थी। फिर इसके बाद हमने कुछ थ्योरीज की बात की, जैसे वर्नर्स थ्योरी, ठीक है, वीबीटी, सीएफटी। सीएफटी में हमने एक बात की सीएफएससी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी के बारे में, जहां पर हमने देखा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग। यहां पर हमने देखा स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड और वीक फील्ड लीगेंड। वीबीटी में हमने बात की हाइब्रिडाइजेशन की, कलर, मैग्नेटिक नेचर। ठीक है, वर्नर थ्योरी में हमने बात की प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। शॉर्ट में लिखा है प्राइमरी सेकेंडरी को 1 डिग्री 2 डिग्री, ये बात की। यहाँ पर हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा कि कौन से हाइब्रिडाइजेशन, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो मान लो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यहाँ पर क्या बन रहे हैं, एक तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और एक dsp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी। लेकिन ये डिपेंड करेगा, किस पर भी डिपेंड करेगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड लीगेंड पर भी डिपेंड। ठीक है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी, वीक फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी, जिससे हाइब्रिडाइजेशन चेंज होगी। बाकी दोनों में क्या होगी, ज्योमेट्री भी अलग अलग, यहाँ पे ज्योमेट्री बनेगी टेट्राहेड्रल, यहाँ पर ज्योमेट्री बनेगी स्क्वायर प्लेनर। तरीके से अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट हमने बात की आइसोमेरिज्म की। ठीक है, बाकी यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स कलर शो कैसे करते हैं, ये कुछ अलग अलग प्रॉपर्टीज, एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, सीएफटी के भी डिसएडवांटेजेस, ड्रॉबैक जो इंपॉर्टेंट है वो आपको, वो हमने यहाँ पर पढ़े। फिर आइसोमेरिज्म में हमने दो देखे, एक था स्ट्रक्चरल और एक था स्टीरियो। स्ट्रक्चरल में हमने कई सारे, स्टीरियो में तो हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात की, जबकि स्ट्रक्चरल में हमने अलग अलग देखे, कौन से, लिंकेज, आयोनाइजेशन, इसके अलावा कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेट, ये आइसोमेरिज्म हमने यहाँ पर पढ़े। बाकी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, फिर हमने ज्योमेट्रिकल और लास्ट में हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कंप्लीट कर। यहाँ पर हमारा चैप्टर हो गया है कंप्लीट। चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।